वेलकम अगेन। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि बेबी को अपने पिता की भी किस प्रकार चिंता रहने लगी माँ के देहांत के बाद। माँ के पास न जाने का भी उसे दुख था कि अंतिम समय में वो अपनी माँ से भी नहीं मिल पाई, और इस प्रकार की चिंताएं बेबी हालदार को घेरे हुए थी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्या होता है। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियां भी आ पहुंची थी और उनके जवाब देने की चिंता अलग से लगी रहती। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा, यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियां लेकर मैं बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियां उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। तातुश ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है, मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होंगी ही, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं, जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? तुम्हारे तातुश की तरह 9 वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ, यह मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुश और तुम्हारे जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा। आशापूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगे तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती, इसलिए उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा। बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है, यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई होगी। अभिज्ञता मतलब इस बात का ज्ञान। तुम्हारे तातुश ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियां आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और भी लिखूं। इस प्रकार जेठू उन्हें निरंतर प्रेरित करते रहते। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी, उनकी चिट्ठियां सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। उनकी चिट्ठियां कुछ और ही तरह की होती। मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी। क्या उसके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ? मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती, और चिट्ठियां भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपने किसी बांधवी को, बांधवी मतलब अपनी किसी बहन को लिख रही हों, अपने किसी मित्र को लिख रही हों। तातुश उनकी चिट्ठियां पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें यह लिख देती। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी यह चिट्ठियां मुझे आह्लादित यानी प्रसन्न कर देती। बेबी, एक बार सोच समझकर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसे वह क्यों हैं। इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो, जिन्हें तुम माफ़ भले ही ना कर सको। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है, और शायद वैसा करना ही भला है। यदि तुम यहाँ आज आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और फिर खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भरकर हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात ना होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है? और तुम क्या कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता हुआ तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? मुझे यह बात बड़ी मज़ेदार लगती
कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, ए देखो तो ठीक से पहनी कि नहीं। अगर सहेली ने उनके मन की बात नहीं कही तो एक ठहरो कहकर साड़ी को फिर से 10 बार खोलती पहनती। कोई कोई अपने स्वामी से पूछती, क्यों जी कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा। स्वामी यदि कहता ये साड़ी पहनो, इसमें बहुत अच्छी दिखोगी, तो उस साड़ी को पहले वे मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती और फिर साड़ी पहनकर स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती कि वह एक बार फिर कहे, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती कि और लोग भी कहें, देखो 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 कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है, इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि ऑटो पर चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़े अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। ये सब चीज़ें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती हैं। मुझे यह सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कह कर मुझे सजाती वजाती। ब्याह के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक़ मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी कर मांग में सिंदूर लगाकर चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की औरतें, यानी मोहल्ला, पाड़े का मतलब होता है मोहल्ला, पाड़े की औरतें मुझे देखकर जलती। वे अगर मुझे देखती तो और भी जलती और इसको उसको बुला आपस में खुसर फुसर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह में शलवार सूट जो पहनने लगी थी। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ यानी छोटी बातों से मैं बच गई। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता था। तातुश के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ ज़रूर देती। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊंगी या नहीं। अब मुझे आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंदों को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। यह सब बस कहने भर की बातें होती है। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उनके बिना बड़े मज़े से हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी जब अपने बंदों को छोड़कर आना पड़ा था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तरफ से मैं अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछुड़ने के दुख की जगह मैं अब मानने लगी थी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने न आए। तो इतना प्रेम बेबी हलदार को तातुश के घर मिला कि उसे अपने जो सगे संबंधी थे उनका भी उसे कोई भान नहीं रहा। उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछुड़ने के दुख की जगह मैं अब मानने लगी थी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने न आए। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी और इसी बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। वे अब न तो पहले की तरह ज़रा ज़रा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते, न ही बेमतलब इधर उधर भटकते। बातें भी अब वे ऐसी करने लगे थे जैसे पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ ही दिन हुए मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात बलपूर्वक मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी कि इतनी ज़रा सी बच्ची ऐसी बात पूछ रही है, अब भला मैं इससे क्या जवाब दूँ। मैं कुछ बोलती इसके पहले ही उसने फिर से कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना। मुझे क्या वह सब अब याद था, फिर भी जो 2-4 लाइनें मन में आई उसे सुना दी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ। मैंने सोचा मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं
तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी तो उन्होंने देखा नहीं। यहाँ मैं रोज़ सवेरे अखबार देखती थी। अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं पाती, फिर भी तस्वीरें देखकर तातुश से उनके बारे में पूछती। तातुश कहते, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती और तातुश हूँ करते जाते। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातुश पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। बार बार पूछने पर कभी कभी वो उकता जाते, परेशान हो जाते, क्योंकि वो अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से नहीं पढ़ पाते। शायद इसीलिए अखबार हाथ में लिए लिए वो कहते, बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? मैं कहती, हाँ हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। वह फिर कहते, कब भेजोगी, देर नहीं हो जाएगी? तो इस प्रकार की बातें भी वहाँ पर चलती रहती। जाओ, मैं घड़ी की तरफ देखकर उठ पड़ती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम था नहीं। अर्जुन के उठने पर उसके लिए कुछ खाना वाना भी तो बनाना होता। ठंडी रोटी वह खाता नहीं था, इसलिए गरम गरम बनाकर देनी होती। उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक था। चिकन विकेन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, ये सब उससे अधिक पसंद था। साथ में टोमेटो सूप, चिकन सूप, प्याज सूप जैसा कुछ हो तो और भी अच्छा। मैं उसका खाना उससे पूछकर ही बनाती। लोगों को कुछ बना बनाकर खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा है। मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी कभी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी खिलाती, और इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता, उतना ही अच्छा वो उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना लगने लगा था। अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा सा चढ़ गया था। तातुश उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता, और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज़ सवेरे गेट पर खड़ी हो अखबार आने का रास्ता देखती। उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। नीचे आए तो देखा तातुश स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई। उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातुश बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है, जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रखा, अखबार देखने लगी। हठात तातुश बोले, बेबी तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया। तुम सोच कर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या बुरा। यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा। इतना कहकर तातुश फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा, भला यह भी कोई पूछने की बात है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जाकर खिड़की के पास खड़ी हो आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद हो आई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि वह उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ नहीं था, फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठीक समझती थी, और जब तक हम उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती और उसे पता चलता या स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज भी पढ़ना चाहती है या पढ़ लिख रही है तो उसे कितनी खुशी न होती। आकाश की ओर देखती जैसे वह अपनी माँ से कहना चाहती है, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा कर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ। वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू छाती भिगोते फर्श पर टपक रहे थे। गिलास में चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची और वह चौंक पड़ी। उसने घूमकर देखा, अर्जुन दा उठ चुका था और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते ही वो बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है। वो चाय बनाने किचन में जाने लगी, तभी देखा कि किसी ने गेट पर बेल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। वो उससे बोला,
यह तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया था। उस लड़के से पैकेट ले उसने आकर तातुस को दे दिया। तातुस ने देखकर कहा, यह तो तुम्हारा है, यह लो, जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर वह किचन में गई और अर्जुन की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी, वो उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा। आश्चर्य से फिर देखा, सच्ची उसमें लिखा था आलो आंदारी बेबी, आलो आंदारी। फिर उसके बाद बेबी हालदार खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेठू की वह बात याद आ गई कि आशापूर्णा देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थी जब सब लोग सो चुके होते थे। उसने सोचा, जेठू ठीक ही कहते हैं कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उसकी नज़र चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी, जो उबलते उबलते काफ़ी कम हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुनदा को दी और तब वह नीचे से ही देखो देखो एक चीज़ बोलती बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। उसने उनसे कहा, बताओ तो यह क्या है? लिखा है। उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हालदार, माँ तुम्हारा नाम किताब में? दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर उसका मन खुशी से और भी भर गया। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा, वो बच्चों से छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई। नीचे आते आते उसने सोचा, वो कितनी बुद्धू है, पत्रिका में अपना नाम देखकर सभी कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरवता तो उसके पास आए और उनके पैर छू प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हमने किस बेबी हालदार के जीवन के बारे में जाना, समझा कि एक अच्छे और महान व्यक्ति का संपर्क मिलने से किस प्रकार एक नौकरानी के का कार्य करते हुए बेबी ने कितनी अच्छी उपलब्धि हासिल की, किस प्रकार उसका जीवन एक अच्छाई की ओर बढ़ गया, एक लेखिका के रूप में वह हमारे सामने आई। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेसन की। तब तक के लिए धन्यवाद।